हम जिस माशरे में रहते हैं वहां बड़े भाई को बाप और छोटे भाई को बेटा सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि माना भी जाता है। लेकिन बाज बार छोटी छोटी सी बातें रिश्तों में दरारें डाल देती हैं। इन्हीं कुछ हालात का शिकार हुई हसीना बीबी और मोहम्मद याकूब का खानदान, जहां भाई को भाई का कातिल ठहराया गया। नजर मोहम्मद इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन अपने पीछे ना खत्म होने वाले खानदानी मसाइल और मुश्किलात छोड़ गए। हमारे मुआशरे में बर्दाश्त का अंसर खत्म हो गया है। अदम बर्दाश्त ने मुआशरे और इक़्तिदार को मलिया मेट कर दिया है। दौलत की हवस खून के रिश्तों को पामाल कर देती है। हमारे यहाँ जराइम, क़त्ल गारत, फसाद और दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वजूह और असबाब हैं। उनमें से सबसे बड़ा सबब लाक़ानूनियत है कि जिस मुआशरे में कानून की हुक्मरानी न हो, जिस मुआशरे में बेलाग इंसाफ न हो, जिस मुआशरे में हक़दार को उसका हक़ न मिले, तो वहाँ पर मुआशरे का तवाज़ुन दरहम बरहम हो जाता है। ऐसा कुछ इस वाक़ये में हुआ जब जायदाद का तनाज़ा इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि भाई आपस में दस्तों गिरेबां हुए और एक भाई अपनी जान से हाथ धो बैठा। 25 मई 2007 को मोहम्मद याकूब और उसके भाई नजर मोहम्मद के दरमियान झगड़ा हो गया। झगड़े में घर की खवातीन भी शामिल हो गईं और नजर मोहम्मद की बीवी हसीना ने अपने भाइयों की मदद हासिल की, जो अपने साथियों के हमरा मोहम्मद याकूब और नजर मोहम्मद के दरमियान जारी झगड़े में कूद पड़े। जबकि मुद्दई अब्दुल्ला के मुताबिक इस झगड़े में मोहम्मद याकूब के एक जानलेवा वार ने नजर मोहम्मद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। बात थाने और कचहरी तक पहुंच गई और आज तक जेरे समात है। इस वाक़े में नजर मोहम्मद का बेटा अब्दुल्ला मुद्दई है। बेटा अपनी मां के हमरा रहता है, लेकिन अपने बाप के मुकदमे को अदम दिलचस्पी का सबूत फराम कर रहा है। नजर मोहम्मद के साले अस्पताल से उसकी लाश बिना पोस्टमार्टम के ले गए थे, जिसके बायस वजह मौत का ताहाल पता नहीं चल सका। अगर बरवक्त कार्रवाई हो जाती तो मुल्जिमान को सजा जरूर मिलती। मुल्जिमान जमानत पर हैं, जबकि बेटा अब्दुल्ला नामालूम वजूहात की बिना पर मुकदमे की पैरवी से गुरेजा है। अगर अब्दुल्ला के वालिद की मौत इत्तफाकी है तो मुकदमे का इंदराज क्यों कराया गया, और अगर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया तो फिर इसकी पैरवी से गुरेज क्यों? नाम मोहम्मद नजर, वालिद का नाम याकूब, उम्र 35 साल, इलाका लियारी कराची। नाम मोहम्मद, वालिद का नाम याकूब, उम्र 58 साल, इलाका लियारी कराची। देखिए ब्रेक के बाद। ये नालत के काबिल मैं नहीं हूँ, तेरा बाप है। एक ही अल्लाह गवाह है, उसका घर का चूल्हा तक मैंने खरीद के दिया। तैयारी तो उन लोगों ने किया हुआ था, हम लोग तो काली आते हैं। आइए मोहम्मद याकूब और उनके खानदान से एक मुलाकात करते हैं, जिन पे अपने ही भाई के कत्ल का इल्जाम है। जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। इस वक्त हम मुतवफ़ी नज़र मोहम्मद के भाई मोहम्मद याकूब के साथ यहाँ मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई क्या है। मोहम्मद याकूब साहब, ये बताइए कि आप पे आपके भाई के कत्ल का इल्ज़ाम है, इसमें कितनी हकीकत है? हकीकत ये है सर, देखो ये सब झूठा इल्ज़ाम लगा है हमारे। जिस दिन ये वाक़या हुआ मैं सोया हुआ था। हमारे ये छोटे भतीजे जो है
इस लोगों ने आगे गाली गलौज शुरू किया। पहले हमारे भाई के साथ थोड़ा बात हो गया, वो गाड़ी के मुताबिक बात हो गया, तो हम लोगों ने क्लास किया। वो मेरे भाई ने भी बोला, नज़र मोहम्मद ने भी बोला भाई इस पर ही क्लास करो, लेकिन उसके भी वाइफ जो था वो आके हमको नालत हमारे मुंह पे दे दिया। तो फिर मैंने इतना कहा ये नालत के काबिल मैं नहीं हूँ, तेरा बाप है। तो ये बात करके तो उसको गुस्सा आ गया, उसने जाके टेलीफोन करके भाई को बोला टेलीफोन करना। भाई ने बोला बस क्लास करो, बात हो गया, क्लास हो गया। बोलते नहीं, तो तुम बुज़दिल है, अभी मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। तो इसने टेलीफोन किया अपने भाइयों के ऊपर टेलीफोन किया। तकरीबन 3 बजे ये वाक़या हुआ, बात हो गया, हम सोया हुआ था, तो ये आके ये गाली गलौज शुरू किया। आओ अभी तुम लोगों का ये प्लान है, बहुत गाली गलौज, इसके बीवी ने, फिर उसके लड़के ने भी गाली गलौज। तो हम सोया हुआ था, फिर बाद में ये हो गया था, इसका भाई आ गया। इस लोगों ने अपने साथ तकरीबन 6 दूसरा गुंडे भी साथ लेके आया मलीद से। किसका भाई? नज़र मोहम्मद के वाइफ का, नज़र मोहम्मद की बेगम के भाई। वो 8 आदमी आए। ठीक है। इस लोगों ने ये गाली गलौज करके बुलाया कि आओ नीचे, और मेरे वाइफ को धमकियाँ दे दिया अभी तुम सफ़ेद कपड़ा तैयार करना पहनने के लिए। तो ये मेरे भाई ने खुदादाद ने ये दरवाजे सारे बंद कर दिए ताकि ये हम लोग नहीं सुने। तो भी ये अमजद जब आ गया तो इसके वाइफ ने बोला एक यहीं इसको पकड़ो। फिर 11 के 11 इसके ऊपर हमला किया। ये अकेला था, इसको मार रहा था, लेकिन इसके बाप ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो बाद में इसने शोर मचाया कि हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको बचाओ। सारे मोहल्ले वाले देख रहे थे, अभी झगड़े में कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। तो ये इसके बाप ने देखा कि मेरे लड़के की आवाज़ ऐसे, जब खिड़की खोला देखा नीचे इसके लड़के को मार रहे हैं ये लोग। तो फिर ये आके मेरे दरवाजे पे शोर करने लगा, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। हमने बोला क्या? बोलते मेरे बच्चे को मार रहे, मेरे बच्चे को। हम भी नीचे उतरे। हमारे हाथ में वो सबके हाथ में हथियार, मतलब ये डंडा, ये पैंप, वो लबर का पैंप जो पानी हम लोग भरते थे वो रखा था मेरे नज़र में। मैंने ये उठा लिया। हम बूढ़ा 60 साल का, वो तो 25 साल का लड़का, मैंने उसके तरफ खींचा, उसने पकड़ के मारना शुरू किया हमको। उसके सालों ने, राशिद ने हमको मार रहा था। तो फिर मेरा ये भाभी आया, अमजद वालों का माँ, उसने आके हमको बचाने की कोशिश किया। उसने दांत मार दिए, वो करके बचाने की कोशिश किया। तो इसका भी गला उसने पकड़ लिया। तो फिर हमारे साथ एक दुकान वाला है, वो दुकान वाले बोला देखो तुम लोग मर्द है, आपस में जो कुछ करेगा करो, लेकिन औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना। तो फिर उसका गला छोड़ दिया। हमने तो भाई को देखा भी नहीं, लेकिन इस लोगों ने बस ये जायदाद के लालच में आके हमारे ऊपर ये निजाम लगा। अल्लाह। तो आपके मुताबिक भाई को किसने मारा? फिर भाई को मारा तो इन लोगों ने मारा, क्योंकि हम लोग सारे 4 थे, वो लोग 11 थे, वो हम लोग सारे लहूलहान थे। अब उस लोगों ने सोचा कि ये लोग सब लहूलहान हैं, तो फिर बाद में ये साले माले भी हमारे आ गए। ये आ गए, इस लोगों ने देखा तो ये सब लहूलहान है। तो उस लोगों ने पता नहीं क्या करके भाई को कुछ चीज़ बोला, तुमको ऐसा करके तुमको बेहोश। हमने तो ये समझा कि ठगी करता है कि बेहोश करके इसको निकालने के लिए जैसे ये चक्कर चला रहे अपना जान छुड़ाने के लिए। लेकिन याकूब साहब, एक बात मुझे समझ नहीं आती, झगड़ा आपका था और उनका आपस में तो कोई झगड़ा नहीं था, तो फिर वो आपके भाई को मारेंगे क्यों? शायद ये हमारे मारने के लिए, हमारे बच्चों के मारने के लिए। भाई हमारे हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, लकड़ी छोटा। कैसे था नज़र मोहम्मद? ये नज़र मोहम्मद इतना प्यारा था हमको, यानी कि हमने एक कमरा ले लिया, उसको 3 कमरा दे दिया। बाहर से मैं आता था, मेरे हाथ में सोना या घड़ी, भैया हमको चाहिए। आपको अपना भाई याद तो बहुत आता होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए हर रात को, अल्लाह गवाह है, मैं हर रात को उसके लिए नफल पढ़ता हूँ। दरअसल बात ये भी बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं अपना छोटा भाई का रिश्ता उधर नहीं करना चाहता था इसके घर पे। तो ये वजह से, यानी कि सबसे बड़ा वजह ये हो गया। तो उसके बाद ये झगड़े होते रहते थे अक्सर? मैं आया, मैंने अपने ऊपर अपने लिए दूसरा जगह बनाया, घर 6-7 लाख रुपया खर्चा किया, अपने लिए अलग 4 कमरा बनाया। तो हमको बोलता तुम ये घर छोड़ना। हमने बोला क्यों? बोलते ये घर छोड़ो।
मैंने बोला मैं वल्ला जाता था, लेकिन मैं अभी ये 4-6-7 लाख रुपये खर्चा नहीं करता था, मैं जाता था। एक ही अल्लाह गवाह है, उसका घर का चूल्हा तक मैंने खरीद के दे दिया। इस वक्त मकतूल नज़र मोहम्मद के भतीजे माजिद हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो कि इस वाक़ये के चश्मदीद गवाह हैं। उनसे बात करते हैं। माजिद, ये बताइए कि आपने ये सारी चीज़ अपनी आंखों के सामने देखी, तो ये पूरा वाक़या हमें थोड़ा सा समझाइए। मैं तो इन लोग को बोला था, उनके मासी आज चाची हम लोग आए, झगड़ा हुआ, मोमो लेडीज़ों का था, उसका गाली गलौची हुआ। उन्हें बोला ये छोड़ो, ख़त्म करो पंचायत। बोलते हैं नहीं, तुम लोग को करके दिखाएंगे। गरम दिमागी भी हमने भी बोला करके दिखाओ। ये मल्लीर से आए थे कुछ लोग, 8 बंदे, और 2 उसका कोई मेरे चाचे के लड़के रहमान और अब्दुल, और चाचा भी मेरा था। ये सारों ने मेरे को डायरेक्ट पैंप मारा कमर पे। मैं गिर गया, फिर सारों ने मेरे को ऊपर हमला किया, मेरे को मारा। फिर मैंने अपने भाइयों को आवाज़ दिया, फिर मेरा बाप ने सुना, फिर मेरा बाप उतरा, फिर मेरे भाइयाँ उतरे, फिर हम लोग का थोड़ा लड़ाई हुआ बहुत। फिर चाचे को पता नहीं कैसा लग गया, फिर उसको जनरल अस्पताल पे लाए, फिर वो मल्लीर वाले भाग गए। हम लोगों ने ये चाचा भी लाया था, उसको ये सीढ़ी के ऊपर गिरा हुआ था मेरा चाचा मोहम्मद। फिर हम लोगों ने भी इसको उठा के लियारी जनरल अस्पताल पे लाए। लेकिन जो आपका चचाजाद भाई अब्दुल्ला, जिसने FIR कटाई है, उसने आपका नाम भी डाला है इसके अंदर, और उनका ये कहना है कि आप लोगों ने उनको जख्मी किया था। सारे सामान तो उन्हीं के पास थे, तैयारी तो उन लोगों ने किया हुआ था। हम लोग तो काली आते हैं, इन्हीं का सामान हम लोगों ने छीन के फिर इन्हीं को मारा होगा, ये तो नहीं है ना। तो अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं अभी तुमको लगता है अगर तुम सही हो तुम्हें इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो मिलना है, हम लोगों ने नहीं किया, हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसा तुम बता रहे हो वैसा है, तो केस तो तुम्हारे हाथ में है। वो आते नहीं है नहीं कोर्ट पे। वो कोर्ट में ना आने की वजह तुम्हारे ख्याल में क्या है? क्या वो झूठ बोल रहे हैं इसलिए कोर्ट में नहीं आते? वो झूठ बोल रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं। तुम्हें जेल भी जाना पड़ा इस केस के उसमें? जी। तो तुम्हें सजा कितनी हुई है अब तक? 11 महीने जेल काटा है। और उसके बाद तुम फिर बेल पर छूटे हो? देखिए ब्रेक के बाद। फिल्म नहीं है, हमने देख लिया, भूल गया, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। कि उन लोगों ने धमकी दिया था कि अब हम कुछ करेंगे। 2.5-2 घंटे बाद 8 जने आए, पहले गाली देने लगे मुझे। इस वक्त नज़र मोहम्मद की भाभी और माजिद और अमजद की वालदा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे सुनते हैं कि उनको किस तकलीफ से गुजरना पड़ा। 2:30 बजे का टाइम था। हमारा भाई मोहम्मद याकूब मशीन बना रहा था, नीचे मोटर का पानी का बना रहा था। उसकी भाई ने गाड़ी लेकर आया, सफ़ेद गाड़ी था, क्योंकि हमारा गाड़ी पीला कलर का है। गाड़ी लेकर आया नज़र मोहम्मद धोने के लिए, क्योंकि भाई को मालूम नहीं था कि ये गाड़ी हमारी है, ये दूसरी है, सेम पसेम यही है, खाली कलर दूसरा था। भाई की गलती यही है कि भाई ने नंबर प्लेट नहीं देखा था। तो फिर नज़र मोहम्मद से बोला कि नज़र मोहम्मद आपने गाड़ी कलर चेंज किया, आपने किसी से मशवरा किया? भाई को उल्टा सुल्टा बात बताने लगी, कहने लगी तुम गाड़ी की मालिक नहीं हो। उसने कहा मैंने आखिरी किस्त मैंने भरा। फिर मेरी देवरानियाँ कहने लगी तुम्हारे बाप की गाड़ी नहीं है। तो फिर मेरे भाई ने कहा मेरी बाप की नहीं है, तो क्या तुम्हारी बाप की है? तो इसी वजह से तो फिर मेरे भाई को गालियाँ देते रहे। तो फिर हम ऊपर थे, 3रे माले में थे। तो फिर हमने आवाज़ देखा तो झगड़े की आवाज़ है, दोनों भाभियों की आवाज़ आ रही है, भाई की आवाज़ आ रही है। हम नीचे आए, फिर ये दोनों भाभियाँ निकल आए कि गाड़ी तुम्हारी बाप की नहीं है। गंदी गंदी गालियाँ देने लगी हमारी लड़कियों को, और भाई को गालियाँ देते रही। तो फिर हमने कहा हम भी शुरू हो गए। फिर हमारा लड़के आए, हमारे भी लड़के आए, हमको ऊपर भेज दिया। फिर उसकी बच्चे लड़के आए, उसको भी ऊपर भेज दिया। लड़ाई इसी वजह से ख़त्म। तो फिर बाद उसकी दीदियों ने अपने भाइयों से बोला, फ़ोन किया, कहने लगी आकर हमको मोहम्मद ने गंदी गंदी गालियाँ दी, अपने साथ और दूसरे लोग भी लेते आना। 2:30 बजे का झगड़ा, फिर 6 बजे बंदे आए। तो फिर मेरे लड़के घर में घुस रहे थे। ये पहला वार मेरे देवर ने, नज़र मोहम्मद ने मेरे लड़के के ऊपर किया था। फिर हसीना जो नज़र मोहम्मद की बीवी है, फिर वो गाली देने लगी, निकल आओ,
अपने सफेद दुपट्टे तैयार करना। तो फिर बाद में देखा कि मेरे लड़के की आवाज़ आ रही थी, फिर क्रिकेट खोला। माजिद के अब्बू ने देखा कि नीचे कि मैं माजिद के ऊपर 11 आदमी वार कर रहे हैं। निज़र मोहम्मद की सालों ने पहले भाई को पकड़ा, भाई को इतना बिल्कुल जैसे कोई मारता है ज़मीन पे इतना घसा था। मैं अपने भाई को बचाने के लिए उसकी भाई राशिद और असीना मुझ पर बरस पड़े और मेरा गला पकड़ा और मेरा बाल पकड़ा। हमने कहा 15 को फ़ोन करो। हमने 15 का नाम लिया, जो भी था बंदे थे वो गायब हो गए और जो भी साले और निज़र मोहम्मद की लड़के अंदर गए। अंदर फिर कोई भी नहीं गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने भी मारा था, जवाब में आप लोगों ने भी मारा होगा, उससे नज़र मोहम्मद को चोट? नज़र मोहम्मद अपने पैरों से अंदर गए, अपने पैरों से अंदर गए, बेहोशी की हालत में बाहर निकल गए। हमने कहा ये बनावटी कर रहा है, क्योंकि स्कूटर के ऊपर गया, ना एम्बुलेंस के ऊपर ना कोई रिक्शा के ऊपर। आपके दोनों बेटों को 11 महीने की जेल हुई। हाँ। तो जो आपने पूरा वाकया बताया है उससे उनका तो कसूर नजर नहीं आता। कसूर तो नजर नहीं आता है ना। फिर उसके बाद उनको 11 महीने की जेल किस बेस पर हुई? इल्जाम तो बाप के ऊपर था ना, और भतीजों और उसकी लड़के के ऊपर है। कहने लगे बच्चों ने पकड़ा निज़र को और बाप ने मोहम्मद ने बेलीचा नहीं है, बेलीचा इसके सिर पर मारा। अब यही इन लोगों ने बताया था। कहने लगे बेलीचा बच्चों ने पकड़ा, बाप ने मारा। हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों की जिंदगी असीना ने बर्बाद किया। आप भी एक माँ हैं असीना, आप भी एक माँ हैं, आप भी सोच सकते हैं आपके बेटे इस वक्त जेल जाते तो आपके दिल पर क्या गुजरती। हमारी बच्चियों की भी जिंदगी बर्बाद हुई है, हमारे लड़कों की भी जिंदगी बर्बाद हुई, हमारी जिंदगी भी बर्बाद हुई। फिल्म नहीं है, हमने देख लिया भूल गया, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। इस वक्त मकतूल नज़र मोहम्मद के भतीजे और माजिद के भाई अमजद हमारे साथ मौजूद हैं। जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त अमजद की उम्र सिर्फ 18 साल थी। आइए अमजद से इस बारे में बात करते हैं। उस वक्त आप कहाँ थे जब ये हादसा पेश आया? पहले इन लड़ाई का मसला हल करने बाहर गया, फिर ये बात थोड़ी ठंडी हो गई, फिर मैं कमरे में बैठा हुआ था, सोच रहा था अब क्या होगा, क्योंकि उन लोगों ने धमकी दिया था कि अब हम कुछ करेंगे। 2.5 घंटे बाद 8 जने आए, पहले गाली देने लगे। मुझे पता नहीं था कि ये सिर्फ गाली ही दे रहे हैं, मैंने सिर्फ खिड़की से देखा ये गाली ही दे रहे हैं। मैं नीचे गया, गेट बंद कर दिया मैंने बोला कोई बाहर ना निकले, क्योंकि बात सिर्फ बात तक ही रहे, लड़ाई तक ना आनी चाहिए। फिर मुझे पता नहीं था कि मेरा बड़ा भाई बाहर ही है। मेरे वालिद साहब आए, बोले बड़े भाई को आपके पकड़े हुए हैं कि आप नीचे नहीं जा रहे, चलो। फिर मैं और मलिक अब्दुल मालिक फिर हम सब नीचे उतरे, और मुझे ये पता नहीं था कि गेट के पीछे एक आदमी और छुपा हुआ था बेट लेके। हम ऐसे ही बाहर निकले, बेट मारा, मैं डायरेक्ट नीचे ही गिर गया। फिर मैं यही बात पे हैरान हूँ कि हम बात करने आए हैं या लड़ाई करने आए हैं यहाँ पर। वो तो कह रहे थे कि हम सिर्फ बात करने आए थे। हमने कहा कि आप अगर बात करने आते तो आप 4 या 5 जने होते, 10-11 जने क्यों आते बात करने के लिए? अब्दुल मालिक और माजिद और आप तीनों ने 11 महीने की जेल काटी है इस केस में। ये ऐसा जगह था जो हम ज़हन भी नहीं लगा सकते थे कि हमें ये जगह देखनी पड़ेगी। हम लोगों ने उन्हें हाथ नहीं लगाया, टच नहीं किया, और हम लोग बेफजूल आ गए ये करामात देखने के लिए, अल्लाह माफ़ करे। और मैं यही कहता हूँ कि ऐसी जगह दुश्मन को भी नसीब ना हो। मुझे अंदाज़ा है कि आपका केस काफ़ी डिले हो रहा है और काफ़ी आगे तारीखें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आपको उम्मीद है कि आपको अदालत से इंसाफ मिलेगा? इंशाअल्लाह उम्मीद तो है। देखिए ब्रेक के बाद। जब छोड़ है ना कि रिकॉर्डिंग चल रहे हैं, इतना हम भी तो जानते हैं ना, बस खत्म तो करें ना। अब आईओ जो है ये कभी भी नहीं आया, सिवाय एक दफ़ा के जब इनकी बेल रिजेक्ट हुई थी और इन्हें गिरफ्तार किया था। बनाम सरकार में यूं तो कई मुकदमात जेरे बहस लाए गए, लेकिन इस मुकदमे में एक इनफरादियत है, क्योंकि इस मुकदमे में मुद्दई सुस्त है। अमूमन ये होता है कि मुद्दई अपने हक के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है, और जब वो अदालत पहुंचता है
तो अपना हक हासिल करने के लिए फौरी इंसाफ का मुंतजर होता है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि मुद्दई अदालत से भी गायब और खामोश है, जबकि मुल्जिम सब कुछ बता रहा है। हालांकि मुद्दई अब्दुल्ला मकतूल नजर मोहम्मद का बेटा है, उसे तो ज्यादा मुतहर्रिक होना चाहिए था। उसके बाप का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ताया और चचाओं ने किया है। ये जानने के लिए बनाम सरकार की टीम मलीर के इलाके गुलशन गाजी पहुंची। बड़ी तकदो के बाद मुद्दई के बारे में भी पता किया, लेकिन मुद्दई अब्दुल्ला कुछ भी बताने से गुरेजा नजर आया। वो वाकया बस ये वो भागने बाहर से आया, पैसा फूट गया था, बस ये बोलते ये घर का बारे में, ये घर हमारे, ये घर हमारे, ये गाड़ी हमारे, बस ये बीबी लोग इसको पंप करता था, ये तो झगड़ा करता था। जब चोर है ना, रिकॉर्डिंग चल रहे हैं, इतना भी तो जानते हैं ना, बस खत्म तो करें ना। ऐसा महसूस होता है कि मुद्दई अब्दुल्ला के पीछे कोई और ताकत कार फरमा है जो उसे अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करने की तलकीन करती है। नजर मोहम्मद की अस्पताल में मौत के बाद भी नजर मोहम्मद के साले उसकी लाश को पोस्टमार्टम के बगैर ही ले गए थे। अगर नजर मोहम्मद का कत्ल हुआ तो उसका पोस्टमार्टम तो बहुत जरूरी था ताकि मुकदमा मजबूत बनाया जा सके। ऐसा क्या मामला है जिसे मुद्दई छुपाने की कोशिश कर रहा है? जब चोर है ना, रिकॉर्डिंग चल रहे हैं, इतना भी तो जानते हैं ना, बस खत्म तो करें ना। या फिर किसी दबाव या खौफ में मुब्तला है, या फिर उसका मकसद अपने वालिद के भाइयों को सिर्फ तंग करना और अजियत पहुंचाना है, और इस अमल के पीछे कोई और है जो मुद्दई अब्दुल्ला को इस्तेमाल कर रहा है। आइए वकील सफाई एडवोकेट अकबर खान से जानते हैं कि वो मुल्जिमान की सफाई में क्या कहते हैं। मोहम्मद जो है ये नज़र मोहम्मद का सगा बड़ा भाई है, और बाकी इसके जो हैं दूसरे जो मुल्जिमान हैं, एक तो नज़र मोहम्मद का बेटा है जिसका नाम माजिद है, और बाकी जो हैं वो इसके भतीजे सगे मरने वाले हैं। अब ये मसला ऐसा है कि इनमें एक खातून है हसीना बेगम। हसीना बेगम जो है वो नज़र मोहम्मद जो मरने वाला है मतवफ़ी उसकी बेगम है। कहीं तल्ख कलामी हुई इनकी आपस में, और तल्ख कलामी में इन्होंने ये जो हसीना बेगम है इसने अपने भाइयों को कहीं फ़ोन किया, वो दोनों के दोनों प्लस 3-4 आदमी और वहाँ इसके घर आ गए। घर आने के बाद मोहम्मद और इसके बेटे बेटों को मारा। लेकिन मुल्जिमान का कहना यह है कि नज़र मोहम्मद क्योंकि हमारा सगा भाई था, हमने औलाद की तरह इसे पाला था, वो गुस्से में आ गया और उसने अपने सालों को अरशद और राशिद को कहा यहाँ से चले जाओ, और इसी मारा मारी में कहीं हाथापाई में एक डंडा जो था वो नज़र मोहम्मद के सर पे लगा। उसके बाद इनको ले गए हॉस्पिटल में। अरशद और राशिद जो इसके साले थे उनको भी चोटें आई थी, मगर उन्होंने मेडिकल वगैरह नहीं कराया। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि ताज मोहम्मद नाम का एक सब इंस्पेक्टर है जो मौके पे पहुंचा और उसने इनसे कहा कि अपना बयान दो। इन्होंने बयान देने से इनकार किया, जबकि इस बात का मेडिकल मौजूद है कि डॉक्टर ने बाकायदा नज़र मोहम्मद से, अरशद से और राशिद से तीनों का मेडिकल मायना करने के बाद पुलिस वाले को एक सर्टिफिकेट इशू किया कि तीनों मजरूब नज़र मोहम्मद, राशिद और अरशद जो हैं दे आर फिट टू गिव देयर स्टेटमेंट। लेकिन इन तीनों ने अपना कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराया। उसके बाद ये हुआ कि नज़र मोहम्मद की हालत ख़राब हो गई, वार्ड में इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह हुआ मगर ये नहीं बच सका। इसके सर पे कोई पोस्टीरियर पे चोट आई है जिसकी वजह से ये फिर हॉस्पिटल में मर गए। ये जो मुल्जिमान हैं ये तो हर डेट पे आ रहे हैं, आज तक कभी इन्होंने गलती नहीं की, ऐसा नहीं हुआ कि ना आया। आईओ जो है ये कभी भी नहीं आया सिवाय एक दफ़ा के जब इनकी बेल रिजेक्ट हुई थी और इन्हें गिरफ्तार किया था, उसके बाद आज तक नहीं आया। देखिए ब्रेक के बाद। हमारा अदालती निज़ाम कोई काबिल फ़ख्र नहीं है अगर पिछले 64 साल की कारकर्दगी देखी जाए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी।
मुतादिद बार इस केस के तफ्तीशी अफसर से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर वो मुसलसल टाल मटोल से काम लेते रहे। हमने जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि तमाम सबूत होने के बावजूद भी फैसलों में ताखीर की वजह क्या है। जराइम की शरह जो है बढ़ने की वजह से उसमें एक तो हमारे माशरे के अंदर अखलाकियात की कमी, दूसरी बात यह है कि जो लोग जराइम करते हैं उनके मुकदमात जब कोर्टों में जाते हैं तो उसमें आम तौर से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के नाकाफ़ी होने की वजह से अक्सर मुल्ज़िमान जो हैं वो कोर्ट से बरी हो जाते हैं, जिससे गालिबन लोगों का ख्याल ये है कि इसकी वजह से उनको इनकरेजमेंट होता है और वो और ज़्यादा जराइम की तरफ राग़िब होते हैं। हमारी हुकूमत ने भी कोई ऐसा कोई तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया जिससे कि जो लोग जराइम करते हैं उन पर गिरफ्त पूरी तरह से हो। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो जब जराइम करते हैं तो उनके ऊपर कोई क़ानून लागू नहीं होता, बल्कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो उसी पर रोक दी जाती है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ जराइम की शरह जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक और वजह है जो बहुत ज़रूरी है, आप समझ लें कि हमारे यहाँ जो लोग जराइम करते हैं उनके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए आम तौर से लोग तैयार नहीं होते, क्योंकि वो जराइम पेशा लोग होते हैं और ख़ासे ख़तरनाक होते हैं। जो गवाह होते हैं उसमें उनको अपनी जान का ख़तरा होता है और हुकूमत ने कोई ऐसा निज़ाम कायम नहीं किया हुआ है जिससे कि गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके या उनको ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात प्रोवाइड किए जाएँ कि अगर वो गवाही दें तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता है। तो आप मालूम है कोर्टों का निज़ाम ऐसा है, कोर्टों के पास तो जब तक गवाही ना हो उस वक्त तक तो सज़ा होने का सवाल नहीं पैदा होता है। तो हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है कि हमारे यहाँ कोर्टों में जब केस जाते हैं तो पहली बात तो ये है कि पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करते और वो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बगैर ही कोर्ट में केस दाखिल करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर वो ख़राब इन्वेस्टिगेशन की वजह से एक्यूज़ जो होते हैं या मुल्ज़िमान जो होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए जब तक कि हम अपने जो मौजूदा शहादत का क़ानून है इसमें कोई तरमीम ना करें और गवाहों के लिए कोई हिफाजत तदाबीर न इख्तियार करें, उस वक्त मेरी निगाह में तो मुमकिन नहीं है कि जो कन्विक्शन है कोर्ट से वो ज़्यादा हो सके। जिस आदमी के साथ ज़्यादती हुई है अगर उसको इंसाफ फराहम हो जाए और जिसने ज़्यादती की है उसको सज़ा मिल जाए तो यकीनी तौर पर माशरे के अंदर जराइम का जो इर्तिकाब है वो कम हो जाएगा। तो फिर आइन दूसरे लोगों के लिए एक डिटरेंट के तौर पर या एक उनके लिए एक मिसाल के तौर पर वो बात सामने आती है। तो वो जुर्म के इर्तिकाब से पहले इस बात को सोचते हैं कि हम पकड़े गए अगर तो हमें सज़ा हो जाएगी। हमारा अदालती निज़ाम कोई काबिल फ़ख्र नहीं है अगर पिछले 64 साल के कारकर्दगी देखी जाए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। जिस वक्त ये पाकिस्तान बना उस वक्त यहाँ की आबादी 11 लाख थी और यहाँ पर जो अदालतें थी वो काफ़ी तादाद में थी, जो 11 लाख की आबादी के लिए काफ़ी थी। लेकिन उस तनासब से जिस तनासब से इस शहर की आबादी बढ़ी उस तनासब से उन्होंने अदालतों के निज़ाम को नहीं बढ़ाया। इसके लिए सबसे पहली अव्वल बात यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुनासिब तौर पर यानी प्रोपोर्शनेटली जिस हिसाब से लिटिगेशन बढ़ा है उस लिहाज से अदालतों की तादाद में इजाफा करें। बनाम सरकार में जो केस हमने आज आपके सामने पेश किया वो 2007 से अदालतों में चल रहा है, जो एक छोटी सी घरेलू रंजिश से शुरू हुआ और एक जिंदगी के इख्तिताम पे ख़त्म हुआ, या शायद नहीं। हिर्स व हसद और अपने हालात पे इक्तफा ना करना हमें खुद अपनी ज़िंदगी का दुश्मन बना देता है। एक जान जाने से कई जिंदगियां दांव पे लग जाती हैं। ख़ानदानी उलझनों के साथ साथ माशरती मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इल्म व समझ की कमी और सब्र व बर्दाश्त का ना होना हमारे कई घरानों के मसाइल की असली वजह है। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी मौजूद अदलिया से गुजारिश है कि ये केस और इस जैसे तमाम केसेस का फैसला जल्द से जल्द किया जाए। जहां कीमती जिंदगियां दांव पे लगी हों, फैसले के इंतजार में। अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। bs@duniatv.tv। अपना बहुत ख्याल रखिए।
अल्लाह हाफिज़।